एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है बेसिकली हम लोग उसमें बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज में आप लोग का पेपर भी है, तुम सबका पेपर है अगले मंथ में, और इस मंथ में से तुम लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और वो बच्चे जो 12th में अभी अभी गए हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा मेरा तरीका दूसरा है, मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं। दैट मीन्स कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से स्टार्ट करते हुए आगे तक जाऊंगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। जो चैप्टर आप लोग को मतलब ऐसा चैप्टर है जो वीडियो आप लोग को देखना है, बार बार ऑडियो क्लिक करनी है, बार बार आपको हेडफोन लगाना है, सुनना है उस वीडियो को, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। देखो भाई, आज के डेट में ऐसा कोई कंज्यूमर है नहीं जिसके प्रोटेक्शन की बात ना आए। और अगर हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में हो गया था। दैट मीन्स कि 1986 में इसका प्रस्ताव पारित हो गया था। और ये कब इन्फोर्स हुआ? 1 जुलाई 1987 में। ये पूरा का पूरा लीगल मैटर है। पढ़ना है तुमको, आराम से एक एक चीजें तुम लोगों को बताएंगे और ये वीडियो में पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। वीडियो से बाहर कुछ मत पढ़ना, क्योंकि अब ज्यादा टाइम रह नहीं गया है। तो वीडियो से बाहर मत कुछ पढ़ना, जो बता रहा है उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो अब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और कंज्यूमर को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। कभी कभी हम लोग जाते हैं जब मार्केट में, तो हमको दिखाया कुछ और दिया जाता है और दे कुछ और दिया जाता है। दैट मीन्स कि अडल्टरेशन, ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स दे दिया जाता है। दिखाया जाता है शोरूम में कि हाँ आपकी बाइक बहुत अच्छी है, चलेगी रफ्तार से 120 की स्पीड से, बट जब हम उसको घर लेके आते हैं तो उसमें पिकअप ही नहीं रहता है, ठीक है, चल ही नहीं पाती है। तो वो डिफेक्टिव गुड्स दे देते हैं हमको। तो हम किसके पास जाएं? तो लॉ का जब दरवाजा खटखटाते हैं तो उससे एक आवाज आती है और उसको सुनना पड़ता है। वो आवाज है क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो आवाज है। तो बात करते हैं कंज्यूमर को दिक्कत क्या होती है, बिजनेसमैन को दिक्कत क्या होती है। बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? कंज्यूमर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कि कंज्यूमर की बात नहीं सुनी जाती। कभी कभी होता है कि भाई कंज्यूमर को डिफेक्टिव या फिर कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है अपने राइट्स के बारे में। तो टोटली क्या हो जाता है? कंज्यूमर इग्नोरेंस हो जाता है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, अनऑर्गेनाइज मार्केट या अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है। दैट मींस कि वो ऑर्गेनाइज हुआ ही नहीं, हमको पता ही नहीं चल पाता ये कौन सा कंज्यूमर है, ठीक है। मतलब कि अपने राइट्स को अवेल नहीं कर पाता है अनऑर्गेनाइज तरीके से। फिर हम लोग बात करते हैं वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है उपभोक्ता का, ठीक है, इसीलिए उसको संरक्षित किया गया। उसका जो एक्सप्लोटाइज होता है बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर लेती हैं, या फिर अगर आपका ध्यान हटा तो छोटे मोटे जो सेलर्स होते हैं वो भी आपका एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बिजनेसमैन को कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए भाई। तुम्हारी बिजनेस की, ठीक है, जो गुडविल है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। किसी भी बिजनेस का क्या इंटरेस्ट होता है? लॉन्ग टर्म। उसको ये नहीं होता है कि आज एक ही कंज्यूमर से उनको पैसा कमा लेना है। उसका इंटरेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू में होता है। दैट मींस कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सरवाइव कर सके, मतलब जिंदा रह सके। ये तो बिजनेस का इंटरेस्ट है। तो पहला बात हो गई कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बिजनेस का होता है, इसलिए उसको एक्सप्लॉटाइज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हुंडई की कोई कंपनी है और वो चाहती हमारे शहर गोरखपुर में, ठीक है, एक अपना ब्रांच खोलना चाहती है। तो क्या हुंडई की जो सर्विस होंगे या फिर हुंडई के जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, वो कहां से मिलेंगे उनको? वो गोरखपुर से इजीली और कम पैसे में मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही तो यूज करता है और उस सोसाइटी के रिसोर्सेज को कभी भी उसको एक्सप्लॉटाइज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक बिजनेसमैन की अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बिजनेसमैन हमेशा, बिजनेसमैन के कामों में गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, मतलब कि उसमें बाधाएं लेके आती है। तो ये हम लोग छोटा सा पॉइंट पढ़े कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। 1986 में हुआ था, 1 जुलाई 1987 में, ठीक है, स्टेबल हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। कंज्यूमर की राइट भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो? बस राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट्स पढ़ लेते हो, अंदर का भी चीज समझना, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सेफ्टी की। कंज्यूमर की किसकी बात करते हैं हम लोग? सेफ्टी की। तो सेफ्टी में होता क्या है भाई? क्या कंज्यूमर को कोई
हजार्डस मतलब कि ऐसी चीजें जिससे कि कंज्यूमर को कठिनाई हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर मान लो सिलेंडर दे रहा है या फिर उसके प्रॉपर्टी या फिर उसको लॉस कर सकता है उसके हेल्थ को, ठीक है, तो कंज्यूमर की राइट होती है कि उस पे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ले सकता है। तो पहला तो सेफ्टी, बिजनेसमैन क्या रखेगा, कंज्यूमर की सेफ्टी रखेगा। नंबर 2 राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन देगा। दैट मीन्स कि कौन सा गुड्स लेना चाहिए, इससे क्या आपको दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीजें वो उस इंफॉर्मेशन में बताएगा। नंबर 3 राइट टू मेक चॉइस, और दबाव नहीं बनाएगा, ठीक है, कंपेल नहीं करेगा कि भाई ये कैमरा तुमको अच्छा लग गया तो सिर्फ और सिर्फ तुम ये लेके जाओ, कैनन का लेके जाओ, निकॉन का लेके जाओ। दैट मीन्स कि वो तुमको कॉम्पिटिटिव गुड्स में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता है, चूज करने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारी है। तो राइट टू मेक चॉइस, ठीक है, तुमको चॉइस मिलने का अधिकार होता है। राइट टू हियर, तुम्हारे भी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे या फिर कोई भी तुमको क्वालिटी या क्वांटिटी में कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी दिक्कत है या फिर तुम उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम्हारी बातें सुनने का भी अधिकार है तुम्हें। राइट टू सीक रिडरेशन, दैट मीन्स कि तुमको कोई भी शिकायत करने का भी अधिकार है, और गुड्स अगर डिफेक्टिव है तो उसको चेंज करना या फिर मनी को फिर से कंपनसेट करने का भी अधिकार है। बात करते हैं एजुकेशन की। कंज्यूमर के एजुकेशन का भी अधिकार है। किसका अधिकार है भाई, कंज्यूमर के एजुकेशन का भी अधिकार है। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को एजुकेट करो कि भाई ये प्रोडक्ट तुम लोगे तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लिए राइट की, राइट अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता क्या है, अगर मान लो कोई सामान मैं खरीदने जाता हूं तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, है कि नहीं, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेसमैन है जो बेच रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंज्यूमर एक्सरसाइज हिज राइट। जब तक तुम अपने राइट के लिए खड़े नहीं रहोगे तब तक रे तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो मारपीट हुई, मारपीट में जब मार खाकर तुम चले आए बट केस फाइल नहीं किए, तो केस फाइल करने के लिए क्या पुलिस तुम्हारे घर आएगी कि आप मार खा लिए हैं, बताइए आपको कहां कहां चोट लगी, ऐसा तो होगा नहीं। यू मस्ट हैव टू बी एक्सरसाइज योर राइट, योर लॉफुल राइट, जो तुमको मिला है इस संविधान से, जो भी चीजें तुमको मिली हैं उसका यूज करना तुम्हारा अधिकार है ना भाई, किसी और का अधिकार तो नहीं है। कंज्यूमर एक्सरसाइज इज राइट, तो कंज्यूमर को भी अपने राइट को, जो भी उसके राइट मिले उसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने उसको राइट दिए हैं, उसको वो एक्सरसाइज करने का उसको हक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो करेगा नहीं तब तक आगे मामला नहीं जाएगा। कॉशन कंज्यूमर, कंज्यूमर को सावधानी रखनी पड़ती है गुड्स खरीदते समय, ठीक है, उसको खुद कैबिनेट इंपटर रखना पड़ता है। दैट मीन्स कि हमको खुद बी अवेयर होना पड़ता है, कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर, ठीक है, कंज्यूमर को बी अवेयर होना पड़ता है। आंख बंद करके ब्लाइंड स्पॉट में जाके कोई भी सामान हम नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या होना पड़ेगा, कॉशन कंज्यूमर, सावधानियां। फिलिंग कंप्लेंट, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कंप्लेंट करो ना भाई, ठीक है, उसमें दिक्कत आ रही है तो उसमें कंप्लेंट करो, उसके सर्विस मैनुअल में कंप्लेंट करो। आंख बंद करके तुम सामान नहीं खरीद सकते। और क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं चीप रेट के पीछे जाते हैं या फिर ऐसी चीजों के पीछे जाते हैं जो डिस्काउंट में मिलती हो, तो डिस्काउंट आइटम क्या होते हैं, हमेशा खराब ही होते हैं, कुछ इक्का दुक्का सही हो जाते हैं, बट अधिकतर किस पे जाना चाहिए, क्वालिटी पे जाना चाहिए। तो जब आप क्वालिटी कॉन्शियस बनोगे तो आपको सामान अच्छा मिलेगा और उस पर कंप्लेंट कम होगी। फिर कैश मेमो, कैश मेमो बहुत होता है, पक्का बिल नहीं लेते हैं, कच्चा बिल ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया में ऐसा चलता है, कच्चे बिल, ठीक है, जो भी थमा दिए वो लेके निकल गए, बट उसका भुगतान तुमको आगे आने वाले टाइम में करना पड़ता है। दैट मीन्स टू हैव टू बी पे, तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश मेमो हमेशा ले लो भैया। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। देखो हमने देखा एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आ रहा था, ठीक है, हमको उस चीज की जरूरत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, फिर भी आंख बंद करके हम खरीद लिए। या फिर भीड़ चाल में चलना, फलानवा के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं होगा, दैट मीन्स कि उसके पास है तो मेरे पास भी तो होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो डू नॉट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से के पीछे मत भागो, अगर एडवर्टाइजमेंट के पीछे भागोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऐसी चीजें लेके चले आओगे जिससे कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अगर तुमको कुछ अधिकार मिले हैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ लिए, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके, कंज्यूमर के। तो हम लोग बात करते हैं मार्किंग की। तो मार्किंग में पहला आता है ISI मार्क।
तुम लोग देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क होता है, ये इसकी मार्किंग होती है, मार्किंग गूगल से सर्च भी कर सकते हो। फिर आता है एग मार्क। एग मार्क क्या होता है? एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के लिए होता है। किसके लिए भाई? एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं BIS मार्क। BIS मार्क किसके लिए होता है? इसको बेसिकली हॉलमार्क बोलते हैं, ज्वेलरी के लिए होता है। फिर आता है वूल मार्क। वूल मार्क किसके लिए होता है? वूल 100% वूल है कि नहीं। इको मार्क, इको फ्रेंडली है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं अपने 3 टाइप ऑफ मशीनरी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स बना दिए, जितना बता रहे हैं उतना ही बस पढ़ना। पहला बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, मान लो यूपी में डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमारे इलाके में, ठीक है, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया कि कौन होता है इसमें? एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं। कितने प्रेसिडेंट? एक प्रेसिडेंट। कितने मेंबर? 2 मेंबर। उस 2 मेंबर में एक वोमेन होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कंप्लेंट की। तो लेस देन 20 लाख कंप्लेंट्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? लेस देन 20 लाख। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, कितने दिन में अपील कर सकते हैं? जैसे कि मान लो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के शिकायत से या डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से हम संतुष्ट नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट फोरम कैसे फैसला लेता है? जैसे कि मान लो कोई गुड्स कोई हमको खराब दे दिया, तो वो उसको लैब में भेजेगा। लैब में उसकी सत्यता या उसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में जांच आने के बाद वो एक फैसला सुनाएगा। उस फैसले से हम मान लो खुश नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम कहता है भैया तुम चले जाओ स्टेट कमीशन में, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। 30 डेज में तुमको जाना है। कितने दिनों में? 30 दिन में। कितना रुपया लेगा? 25,000 रुपया, और 50% पेनाल्टी लेगा, विच एवर इज लेस। तब तुमको कहां जाना होगा? स्टेट कमीशन। चलो भाई, अब हम आ गए स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन, हमारा स्टेट कमीशन क्या है? हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट कहां का होगा? हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा, ठीक है, वही हमारा प्रेसिडेंट होगा। और 2 मेंबर होंगे। उस 2 मेंबर में से एक जो मेंबर है वो फीमेल होगी। कौन होगी भाई? एक जो मेंबर है वो फीमेल होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। किसके कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनके कंसल्टेशन से करेगा। कितने तक का सेटलमेंट होगा? 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का। कितने से? 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का। और अगर मान लो ये भी नहीं संतुष्ट हुआ, दैट मींस ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो कहा जा सकता है? नेशनल कमीशन की तरफ। कितने दिन में जा सकता है? 30 डेज में जा सकता है, 30 डेज में। ठीक है, 35,000 और 50% पेनाल्टी अमाउंट है। और नेशनल कमीशन की बात करते हैं। नेशनल कमीशन में रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो इसमें प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है भाई? प्रेसिडेंट। ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 4 मेंबर होते हैं। एक मस्ट बी वोमेन होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपॉइंटमेंट। किससे पूछ के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, मतलब इस पूरे इंडिया के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे। कितने तक का सेटलमेंट करता है? 1 करोड़ तक। क्या इसके बाहर भी जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं। इसके बाहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, 30 डेज में जा सकते हैं और मस्ट भी 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा चैप्टर खत्म कर ली। और मेरा सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को यही है कि जो 12th में गए बच्चे वो भी अच्छे तरीके से पढ़ ले, और तुम लोग जो अभी पेपर दोगे वो भी तुम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया, पूरा चैप्टर ही खत्म कर डाले इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार तुम लोग को देखना है, जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को देखो। थैंक यू।